हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत या उष्मा की तरह एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, प्रकाश क्या है? विद्युत या उष्मा की तरह ऊर्जा का एक रूप है। यह वह ऊर्जा है जो विकिरण ऊर्जा के रूप में गतिमान है। प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है किंतु अन्य वस्तुओं को यह दृश्यमान बनाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर जो है गुजर सकती हैं, किंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती हैं। प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है, इसके बारे में अगर बात करें तो वास्तव में प्रकाश द्वैत प्रकृति वाला है। एक है तरंग प्रकृति, दूसरा है कण प्रकृति। स्पष्ट है कि प्रकाश दोहरी विशेषता रखता है। कभी कभी यह कणों के रूप में और कभी कभी यह तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, याद रखिएगा। जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। विभिन्न माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो चार दिए गए माध्यम, इन माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है। जैसे निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा निर्वात में। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और हीरा में प्रकाश की चाल 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, उस माध्यम में प्रकाश की चाल यू और निर्वात में प्रकाश की चाल सी है, तो यू बराबर c/μ होता है। निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पानी का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। अपवर्तनांक को सामान्यतः ग्रीक अक्षर म्यू से जो है प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिक होता है। किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होगा। देखिए, माध्यम जितना ही अधिक सघन होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अगर बात करें तो एक समान माध्यम में प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपाती किरण और दूसरे माध्यम में चलने वाली या चली जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। देखिए, आपाती किरण दो माध्यमों के तलों को पृथक करने वाले तल को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है और आपाती किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, ये हो गया विरल माध्यम, इधर हो गया सघन माध्यम। ठीक है, ये होगा आपका आपतित किरण, ये है आपका अपवर्तित किरण और ये है आपका अभिलंब। यहाँ पे मतलब कि कोण बन रहा है, आई से इंडिकेट किया गया है और इधर आर।
तो इस तरह से फिगर के माध्यम से चीजों को आप समझ सकते हैं। देखिए दूसरा जो कंडीशन है, इधर आप देख सकते हैं, अगर ऊपर में पहला वाला जो फिगर था, ऊपर में ये जो था, यहाँ पे क्या था, विरल माध्यम और नीचे सघन माध्यम, तो यहाँ पे क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। ये हो गया आपका मतलब कि सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा, ये बताइए। यहां पे अगर बात करें तो प्रयोग के द्वारा यह देखा गया है कि जब कोई प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन पहला कंडीशन था कि प्रयोग के द्वारा, रिसर्च के द्वारा यह देखा गया है कि जब कोई प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। वो अभिलंब से क्या करती है, दूर हट जाती है। ठीक है, अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य और तीव्र या तीव्रता बदल जाती है, तीव्र हो जाती है, याद रखिएगा। और अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य तथा तीव्रता बदल जाती है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। अपवर्तन की कुछ घटनाएं हैं, इसको याद रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए। जैसे पहला है, यदि जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए, जल में कोई छड़ जो है आप डुबा कर देखिएगा तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है छड़ मुड़ गया है। पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है। अगर पानी से भरे बर्तन में आप एक सिक्के को डालिएगा तो लगेगा कि ये इस सतह से नहीं बल्कि यहां पे ये दिख रहा है, यानी अपने मूल सतह से कुछ ऊपर उठते हुए दिखाई प्रतीत होता है। और तारों का टिमटिमाना इसी का, यानी अपवर्तन के कारण ही तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रिज्म के द्वारा जो अपवर्तन है, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। यह सामान्यतः कांच का बना होता है। तो यहाँ पे ये प्रिज्म है, आप देख सकते हैं। देखिए चित्र में प्रकाश किरण ए बी, प्रकाश किरण जो है वो ए बी के अपवर्तक पृष्ठ पी क्यू पर गिरने के बाद, ए बी पी क्यू पर गिरने के बाद, देखिए यहां पे है आपका पी और क्यू, और ये है आपका क्या, ये है आपका ए और बी। तो पी क्यू पर गिरने के पश्चात अभिलंब ई बी एफ की ओर झुकी हुई, ई बी और एफ, यहां पे आप देख सकते हैं, ये हो गया ई, इधर ये हो गया बी और ये एफ। ई बी एफ की ओर झुकी हुई बी दिशा में, बी और सी दिशा में, ये हो गया बी और सी दिशा, बी और सी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित किरण बी सी पृष्ठ पर, जो बी सी है, ये हो गया सी और ये हो गया बी, बी सी पृष्ठ पर पी आर पर अभिलंब सी जी एफ से दूर हटती है, सी जी और एफ से दूर हटती है। सीडी दिशा में बाहर वायु में निकल जाती है। इस प्रकार प्रिज्म में से ए बी सी डी प्रकाश किरण का ये जो है मार्ग है, ए बी सी डी। वर्ण विक्षेपण के बारे में अगर बात करें तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है। ये 7 रंग कौन कौन से हैं, तो बैगनी है, जामुनी है यानी इंडिगो, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में यह विभाजित हो जाता है। इस प्रिज्म को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म से निकलते समय हर प्रकाश जो होता है किरण का मार्ग अलग अलग हो जाता है, हर प्रकाश किरण का मार्ग अलग अलग दिखाई देता है और इस प्रकार वे पृथक और स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग आधार की ओर सबसे नीचे और लाल रंग सबसे ऊपर होता है, यानी बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो इसीलिए आप जो है इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों होता है, बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है कम होता है या ज्यादा होता है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए
निर्वात या वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग जो होता है एक समान होता है, किंतु किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच में बैंगनी प्रकाश का वेग सबसे कम और लाल प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। इस कारण बैंगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक और लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। इस दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाता है। सबसे ऊपर लाल, इसके बाद अच्छा इस तरह से आप याद रख सकते हैं आर ओ, ठीक है, आर ओ जो रंग है, जैसे लाल रंग है, आर से रेड, ओ से ऑरेंज यानी नारंगी कलर का, ठीक है। इसके बाद आपका जो हो जाएगा आर ओ आई जी बी, ठीक है, सॉरी आर ओ वाई जी बी आई भी, इसको याद रखिएगा। तो आर से रेड हो जाएगा लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और ये आई से क्या हो जाएगा जी बी आई भी से वायलेट यानी बैगनी। तो इसको याद रखिएगा आर ओ जी, ठीक है, बी वाई सॉरी रेड आर ओ, ठीक है। इसके बाद लाल, ऑरेंज, इसके बाद क्या होगा लाल हो जाएगा, फिर से 7 रंग होते हैं, बैगनी सबसे नीचे हो जाएगा, इसके बाद जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यानी लाल सबसे ऊपर आएगा, आर हो जाएगा, फिर नारंगी ओ हो जाएगा, फिर आर ओ वाई हो जाएगा यानी एलो, फिर इसके बाद जी हो जाएगा आर ओ वाई जी, इसके बाद क्या हो जाएगा नीला नीला हो जाएगा यानी आपका आर ओ जी आई हो जाएगा, इंडिगो होता है नहीं बी हो जाए ब्लू हो जाता है, आर ओ वाई जी बी ब्लू हो जाएगा, इसके बाद आई हो जाएगा इंडिगो और इसके बाद आपका भी हो जाएगा यानी वायलेट। तो इसको याद रखिएगा। देखिए क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है यहां पे आप देख सकते हैं, ये विरल माध्यम होगा, ये सघन माध्यम होगा, ठीक है। ये अभिलंब पे जो है अगर थीटा कोण बनाता है तो ये जो है यहाँ पे भी 90 डिग्री का है, इधर थीटा कोण बनाता है। तो अगर इसके बारे में अगर बात करें तो जब कोई प्रकाश किरण जो है किसी सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और इसी आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं और इसका मान दोनों माध्यमों की प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कांच वायु अंतरापृष्ठ पर दृश्य प्रकाश के लिए क्रांति कोण लगभग 42 डिग्री होता है। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण में या क्रांति कोण से थोड़ा सा ही बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उपयोगी प्रयोग जो है प्रकाशीय रेशे ऑप्टिकल फाइबर, याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर में होता है। तो फिगर को देखिए, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है, ठीक है। यहां पे जो होता है इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित, संचारित या परावर्तित हो सकता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो 3 कंडीशन हो सकता है, प्रकाश को अवशोषित किया जाएगा, संचारित किया जाएगा या परावर्तित कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो उन्हें वापस प्रेषित करने का प्रक्रम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। पॉलिशदार चमकीली सतहें वाली जो वस्तुएं होती हैं पॉलिश रहित धुंधली सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं। यानी जितना जो सरफेस चिकना होगा, पॉलिशदार होगा, वो प्रकाश का परावर्तन ज्यादा करेगा खुदरे सतहों की अपेक्षा। रजत धातु प्रकाश की एक उत्तम परावर्तक है। दर्पण के बारे में अगर बात करें तो एक चिकनी ऊंच पॉलिश युक्त परावर्तन सतह दर्पण कहलाती है। 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण।
समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो समतल दर्पण एक तरफ जो है रजत धातु के चमकीली सतह वाली कांच की पतली चपटी और चिकनी सीट होती है। हमारे श्रृंगार मेज पर प्रयुक्त दर्पण जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण के द्वारा बना हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे केवल दर्पण में अवलोकन करके ही देखा जा सकता है। इसीलिए समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का एक उदाहरण है। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहलाते हैं। स्पष्ट है कि समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होती है। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से बराबर दूरी पर होते हैं, परंतु वे समतल दर्पण के विपरीत सतहों पर होते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है, यानी दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति यदि अपना बायां हाथ उठाता है तो प्रतिबिंब में उसका दायां हाथ उठता दिखेगा। गोलीय दर्पण के बारे में अगर बात करें तो गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह पर होता है, यानी अंदर की ओर मुड़ी सतह होती है, और ये अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ पे फिगर को देख सकते हैं, यह है आपका अवतल दर्पण। अंदर की तरफ मुड़ी हुई, ये जो अंदर की तरफ होता है मुड़ी हुई प्रतीत होता है। प्रकाश की परावर्तक अवतल सतह ये होता है पेंट के द्वारा मतलब कि रजत या कह सकते हैं कि कलई किया जाता है। ठीक है, ये है अवतल दर्पण, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के दांतों के परीक्षा या परीक्षण करने के लिए दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पणों का प्रयोग करते हैं। यानी जो डेंटिस्ट होते हैं ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं रोगियों के दांत को देखने के लिए। अवतल दर्पणों का जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पणों को प्रकाश की तेज किरण पुंजों को पाने के लिए टॉर्च, वाहन की हेडलाइट, सर्च लाइट, इसमें जो है प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण को प्रकाश की तेज किरण पुंज को पाने के लिए टॉर्चों में, वाहन की हेडलाइटों में, सर्च लाइटों में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने के काम में प्रयोग होने वाला जो है दर्पण होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो नाई के दुकान होते हैं यहां भी किया जाता है। उत्तल दर्पण के बारे में अगर बात करें तो यह वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह यानी उभरी सतह पर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश की परावर्तक उत्तल सतह है, उभरा हुआ सतह, और अंदर की तरफ कलई की जाती है। उत्तल दर्पणों का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए या आप कह सकते हैं कि जो साइड मिरर होता है इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है पीछे से वाहनों को देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद है लेंस। लेंस दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ से घिरा एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। वक्र पृष्ठ गोलीय, बेलनाकार अथवा परवलयाकार हो सकते हैं, परंतु अधिकतर पृष्ठ गोलीय ही होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस केंद्र पर मोटा लेकिन किनारों पर यह पतला होता है। उत्तल लेंस मतलब केंद्र पर यानी बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। आप देख सकते हैं इस फिगर को, ये उत्तल सतह है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह उससे होकर गुजरने वाले प्रकाश किरणों के समानांतर पुंज को अभिसारित करता है, एक बिंदु पर लाता है। अवतल लेंस क्या है? यह लेंस बीच में पतला होता है किंतु किनारे पर मोटा होता है। ठीक है, यह है आपका अवतल सतह। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, किसको अभिसारी किसको अपसारी कहते हैं आप याद रखिएगा। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों के समानांतर पुंज को अपसारित करता, फैलाता है। आंखों की रोशनी से जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो निकट दृष्टि दोष की स्थिति में उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आंखों की रोशनी से जब आपकी आंख जो होता है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, नहीं देखती है, तो उस रोग को
मतलब कि समाप्त करने के लिए, उसके निवारण के लिए ऑप्टा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि जो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी निकट की वस्तुएं दिखती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। जब कोई नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देखता है, नहीं देख पाता है, दूर के वस्तुओं को देखने में सक्षम होता है, इसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। इस स्थिति में इस रोग को निवारित करने के लिए, इस मतलब कि दूरदृष्टि को समाप्त करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया, उन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस विकिरण से ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो इसका सही जवाब है 200 से 280 नैनोमीटर। तरंग दैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाले विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी। प्रश्न संख्या सेकंड, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 nm, बी ऑप्शन। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10 के पावर 6 नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश तथा औरक्त विकिरण में विभाजित किया जा सकता है। तो पराबैंगनी विकिरण की जो परास है 100 nm से 400 nm, दृश्य प्रकाश का जो परास है 400 nm से 700 nm, और औरक्त विकिरण का जो परास है 700 से 10 के पावर 6 nm। थर्ड नंबर है, दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है। दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार कितना से कितना के बीच होता है? तो याद रखिएगा 390 से 780 nm के बीच। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 nm से 750 nm तरंग दैर्ध्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। फोर नंबर है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है कितना से कितना के बीच? दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की जो सीमा है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश के संबंध में यानी दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी और तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, नासा के अनुसार, मनुष्य की आंख 380 से 700 नैनोमीटर तक के तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश को देख सकती है। एनसीईआरटी के पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार जो है इस प्रास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। 5 नंबर है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 एंगस्ट्रम, बी ऑप्शन। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रम या 555 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 nm से 700 nm होती है और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश के मध्यम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों के, विशेषकर पीले हरे रंग की प्रकाश के किरणों के प्रति सर्वाधिक सुग्राही होता है। 6 नंबर है, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? निम्न रंगों के बीच आंख की जो सुग्राहकता है किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब है पीला और हरा, डी ऑप्शन। मानव आंख में स्थित फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं 530 से 555 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए जो है सबसे अधिक सुग्राही हैं। पीले और हरे रंग के लिए आंख की जो सुग्राहकता है वो सबसे अधिक है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन है। इसमें जो सही नहीं है कि मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, यह कथन सही नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मनुष्य का कान जो होता है वो
1000 से 5000 हर्ट्ज के आवृत्तियों के लिए सबसे सुग्राही होता है, मस्ट सेंसिटिव होता है। मनुष्य के आंख पीले हरे रंग के लिए सबसे सुग्राही होता है। हमारे कानों के द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड के 1/10वें भाग तक बना रहता है। अगर 1/10वें सेकंड के समाप्त होने से पूर्व कोई दूसरी ध्वनि सुनाई देती है तो दोनों ध्वनियों की छाप आपस में मिल जाती है और हमारा मस्तिष्क दोनों में फर्क नहीं कर पाता। दृष्टि की दृढ़ता से तात्पर्य है कि जब कोई चित्र रेटिना पर बनता है तो वह सेकंड के 1/16वें भाग तक मानव मस्तिष्क पर अंकित रहता है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो तरंग और कण दोनों के समान, सी ऑप्शन। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश के प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, काप्टन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से, जो प्रकाश ऊर्जा है ये छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बना है। 9 नंबर है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, बताइए इसका सही जवाब होगा क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है, उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो इसका सही जवाब है प्रकाश का वेग। जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उन तीनों की अपेक्षा यह सही है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश की गति निर्वात में यानी शून्य अवकाश में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का वेग कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंडों और रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफी कम होता है। 11 नंबर है, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग का अनुमानता जो है वो क्या है? प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग जो है अनुमानता कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 12 नंबर है, प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर, हवा में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? हवा में प्रकाश की चाल जो निर्भर करती है, बताइए किस पर निर्भर करती है? तो अगर बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है, जो कि माध्यम के भौतिक घनत्व से भिन्न होता है। किसी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके प्रकाशिक घनत्व का संकेतक होता है। वायु का प्रकाशीय घनत्व उसके ताप, दाब और आर्द्रता पर निर्भर करता है। वायु में प्रकाश का वेग उसके प्रकाशिक घनत्व, तापमान और दाब पर निर्भर करता है। 14 नंबर है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग जो है निर्वात में 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हीरे में आप देख सकते हैं कितना, पानी में देख सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, रट जाइएगा। प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? वायु में, निर्वात में, जल में या इनमें से कोई में नहीं। प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 नंबर, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? बताइए, प्रकाश की गति किसके बीच से होते हुए न्यूनतम हो जाएगी? तो कांच में, कांच के बीच से अगर गुजरती है तो प्रकाश की जो गति है वो न्यूनतम होगी। किसी वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल और वायु में जो है कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है।
17 नंबर, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला जो समय है लगभग कितना है? सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8.5 मिनट, याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के सतह पर पहुंचने में 499 सेकंड लगते हैं, जिसे मिनट में बदलने पर 8.3 मिनट होगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग जो समय लगता है वो आपको मालूम है 8 मिनट, 8.3 या 8.5 दिया रहेगा। तो आपका सही जवाब जो है आपको चुनना है, देखना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में? तो 8 मिनट में। सेम प्रश्न सेम जवाब। 20 नंबर, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है प्रकाश, बी ऑप्शन। दिए गए विकल्प में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। 21 नंबर है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा जो है नहीं बदलता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी चीजें नहीं बदलती है? तो उसकी आवृत्ति, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। 22 नंबर है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं कौन कौन से? वे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो प्रभावित होते हैं? प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर या जो वेरिएबल हैं वो प्रभावित होते हैं, कौन कौन से? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा तरंग दैर्ध्य और वेग, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। 23, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। बचे हुए प्रश्न को जो है नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।